कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हम पाठ 2 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पाठ देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म। अब ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? 6वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकृति से मिलने वाले ऐसे पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिसमें हवा, पानी, जमीन, इन तीनों का समावेश होता है। ऐसा हमने देखा था। अब ये हवा के गुणधर्म हम लोगों ने इसमें हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे 6वीं में हमने क्या पढ़ा था कि हवा को समांगी मिश्रण क्यों कहते हैं। क्योंकि हवा में जो है विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे विभिन्न प्रकार की गैसें जो है पाई जाती है। और ये सभी गैसें जो है निश्चित अनुपात में होती है और हवा में इनका क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण हो जाता है। ये मिश्रण जो है एक दूसरे में मिल जाता है। ऐसे मालूम नहीं पड़ता है कि हमने ऑक्सीजन ली या कार्बन डाइऑक्साइड ली या नाइट्रोजन ली, इसलिए मतलब समान रूप से मिल जाने के कारण इसको हवा को जो है समांगी मिश्रण कहते हैं। अब यह हवा में कौन कौन से घटक थे अभी मैंने बताया, तो ये सारी गैसों के गुणधर्म अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके उपयोग क्या देखे थे हमने? नाइट्रोजन का उपयोग देखा था, पृथ्वी के निर्माण के लिए देखा था। ऑक्सीजन का उपयोग हमने श्वसन और ज्वलन के लिए देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए करती है, देखा था। फिर उसके बाद में 6 प्रकार की निष्क्रिय गैस देखी थी, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, आर्गन। और इन गैसों के भी विभिन्न प्रकार के उपयोग थे कि फुग्गे में उड़ाने के लिए हीलियम गैस का उपयोग, विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए प्रखर बल्बों में इन गैसों का उपयोग किया जाता है, ये हमने देखा था। जलवाष्प का उपयोग देखा था हमने कि वर्षा होने के लिए, बादल निर्माण होता है, वर्षा होने के लिए इसका उपयोग देखा था। तो ऐसा हमने कुछ कक्षा 6वीं में हमने देखा था। अब हम लोग जो है इन प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हवा के गुणधर्म देखेंगे। इसके लिए हवा में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले घर में आप लोग जो भी मैं यहाँ प्रयोग बताऊंगी उसको जरा आप लोग घर में करके देखने की कोशिश करेंगे। अब हमारे चारों ओर जो है हवा है, मौजूद है, लेकिन हमको दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है। फिर हमको कैसे मालूम पड़ता है कि हवा है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि हमने हवा ली, या हमारे त्वचा के ऊपर हवा की ठंडकता महसूस होती है, जिसके कारण मालूम पड़ता है कि इस सृष्टि में, इस वायुमंडल में क्या है, हवा मौजूद है। तो या फिर हम लोग ऐसे करके अपने हाथ के सामने फूंक मारते हैं तो हमको हवा का एहसास होता है। तो ये हवा मतलब दिखाई नहीं देती है, कोई इसका रंग नहीं है, रंगहीन है ना। तो अब हम लोग पहला गुणधर्म क्या मिल गया हमको कि हवा जो है रंगहीन होती है, दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए अब हम एक प्रयोग करेंगे। क्या आपके घर में होगा? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है? जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसका जो पाइप है वो क्या है? स्ट्रॉ है। उसमें एक तरफ हम लोग एक फुग्गा फुलाते हैं और उसको जो है इस प्रकार लगा देंगे। फिर दूसरा फुग्गा लेंगे, उसको भी क्या करेंगे? स्ट्रॉ में दूसरा फुग्गा भी लगा देंगे, धागे से फुलाकर हम लोग उसको भी बांध लेंगे। अब दोनों फुग्गे को हमने फुलाया, बीच में पकड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ समांतर दिखेगा हम लोगों को, डंडी जो है हमारी फुग्गे की। इसका मतलब जब हमने फुग्गा फुलाया तो हवा के कण क्या हुए? फुग्गे में गए, यानी हवा जो है सर्वत्र फैल जाती है। ये हम लोगों को दूसरा गुणधर्म मिला कि हमने फूंक मारी तो ये फुग्गे में सब फैल गया, तभी तो यह फुग्गा फूल गया। अब मैं क्या करती हूँ, एक सुई की सहायता से इस फुग्गे को फोड़ देती हूँ। अब फोड़ने से क्या हुआ? जैसे हमने फुग्गा फोड़ा तो क्या हुआ? फुग्गा फूट जाता है। और अब ये जो हमारा स्ट्रॉ था ये इस प्रकार, ये फुग्गा हमारा फूट के ऐसे लटक गया।
तो अब फुग्गा क्या हो जाएगा, जो भरा हुआ फुग्गा था वो नीचे चला जाता है और जो फूटा हुआ फुग्गा था वो ऊपर की ओर चला जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, मतलब इस भरे हुए फुग्गे में क्या है, भार है, द्रव्यमान है ना। तो इस दूसरा हम लोग को गुणधर्म क्या मिला कि हवा में भार और द्रव्यमान होता है। तो ये प्रयोग क्या दिखाता है, पहला कि हवा में भार तथा द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब क्या, किसी भी वस्तु में संचित द्रव्य की मात्रा। अब इसमें क्या संचित है, हवा संचित है। तो ये प्रयोग से हम लोग को क्या मालूम पड़ गया, नामांकित कर लेंगे, ये फुग्गा है, ये स्ट्रॉ है, ये फुटा हुआ फुग्गा है, धागा है। तो हवा में भार या द्रव्यमान होता है, ये हमको क्या मालूम पड़ गया, पहले प्रयोग के द्वारा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे। इंजेक्शन की जो सुई हटा देंगे और उसकी जो सीरीज रहती है पीछे वाली उसको लेते हैं। जैसे पिचकारी याद कीजिए, वो पिचकारी हम लेंगे इस प्रकार। इस प्रकार हम इंजेक्शन ले लेंगे। अब इस इंजेक्शन में या पिचकारी में आपने देखा होगा कि एक पिस्टन होता है खींचने के लिए, है ना, यहां पर अंदर में एक पिस्टन होता है। इस पिस्टन के द्वारा हम लोग ऐसा ये पीछे से इसको खींचते हैं इस प्रकार। ऐसे पिचकारी होती है तो पिचकारी में भी इस प्रकार का पिस्टन हम लोगों को दिखाई देता है। अंदर होता है ये पिस्टन वाला भाग। तो यहाँ पर मैंने केवल इसका ही गोल वाला भाग दिखाया है यहाँ पर, और अंदर ये पिस्टन वाला भाग है। तो ये हमने इंजेक्शन की सीरीज ली। अब इस इंजेक्शन के सीरीज में जैसे कि डॉक्टर देखते हैं, आप लोग दवा भरता है और उसको खींचता है, तो हम लोग वैसे इसको लिए और जब हम लोग इसको यहाँ पर इस प्रकार देखो ऐसे करके खींचते हैं तो क्या है, हमारे चारों ओर क्या है, हवा है। तो ये हवा जो है इसके अंदर खींच के आती है। अब खींचा हमने, खींचते समय हम लोगों को ऐसे करके हवा ने धक्का मारा, दबाव दिया और हवा अंदर घुस गई, यानी हमारे यहाँ पर इस प्रकार हमने ऐसे करके हवा खींचा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो खाली हवा के कण थे, जैसे ये आगे की ओर खींचा है तो यहाँ पर क्या थी, हवा क्या थी, विरल थी, इसलिए आसानी से खींचा गया हम लोगों का, है ना, क्योंकि उसको चौड़ी जगह मिल गई हवा को अंदर फैलने के लिए। बाहर से सक्रिय इसमें से बड़ी जगह में आया तो हवा विरल हो गई और दबाव कैसा हो गया, अधिक हो गया, तो आराम से खींचा गया हम लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से दबा देते हैं। दबा के क्या कर दिया हमने, हवा पूरी बाहर निकाल दी। अब उसके बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, उंगली यहाँ पर सीरीज के सामने, जो इंजेक्शन की सीरीज है उसके सामने रखते हैं और अब हम लोग जो है खींचने का कोशिश करते हैं। तो खिंचाएगा क्या, खींचने की कोशिश करेंगे तो जो है हम लोगों को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, यानी खिंचाएगा नहीं उस समय। और जैसे ही हाथ हटाएंगे तुरंत जो है ये खिंचा जाएगा, है ना। तो यानी खींचते समय क्या हो जाती है, हवा जो है कम हो जाती है। हवा कम होने के कारण दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ हम लोगों को कि हवा का वेग जो है कम होने पर दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वैसे ही हमको समझो अब दबा के लगा, हमको अब इसको दबाना है तो हम बंद करेंगे। अब उंगली हटा दी हमने, अब हम लोग दबाएंगे तो क्या होगा, दबाने में हम लोगों को सुविधा होती है कि खींचने में सुविधा होती है। आपने कभी किया है, पिचकारी से हवा खींचिए, नहीं तो आप ये इंजेक्शन के सीरीज से खींचोगे, लेकिन सुई का उपयोग नहीं करना है, सुई वहाँ पर हट जानी चाहिए। जैसे हम लोग खींचते हैं तो आसानी से खींचा जाता है, क्योंकि हवा का वेग जो है क्या हो जाता है, कम होता है, जिसके कारण दबाव जो है अधिक हो जाता है और जिसके कारण आसानी से खींचा जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दबाते समय क्या होता है, अब हम लोग को दबाव लगाना है तो यहाँ पर क्या होता है, हवा का वेग अधिक हो जाता है तो दबाव क्या लगता है, कम लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों को दबाते समय जो है जोर लगाना पड़ता है। डॉक्टर ने भी देखा होगा, देखो ऐसे करके खींच तो लिया आराम से, लेकिन जब छोड़ता है तो उसको ऐसे करके दबाना पड़ता है। तो इस प्रयोग से हम लोग को क्या समझा कि जो हवा का दाब है वो चारों तरफ से कैसा लगता है, समान लगता है, यानी वायुमंडलीय दाब। अब आप लोग बोलोगे कि वायुमंडलीय दाब क्या है, तो आपको मालूम है कि हमारे तरफ चारों तरफ क्या है, हवा है। हवा के कण हम लोगों को दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं,
जब देखो सूर्य के प्रकाश की किरण यदि किसी दरार में से हमारे घर में आती है तो उस प्रकाश की किरण में देखो छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हवा के कण यहाँ पर सर्वत्र फैले हुए हैं और यह हवा के कणों के कारण जो दबाव लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? वायु दाब मापी से। तो इस प्रयोग से हमको क्या स्पष्ट होता है कि चारों ओर से किसी भी वस्तु पर हवा का वायुमंडलीय दाब समान रूप से चारों तरफ से लगता है। अब हम लोग से यहाँ पर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना है, ऐसा यदि हम लोग से पूछा जाता है तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है समुद्र की सतह से? 10,14,100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र की सतह से किसी भी वस्तु पर जो है 10,14,100 न्यूटन वर्ग मीटर जो है दाब लगाया जाता है। ये ऐसा हम लोगों को मालूम है। अब यहाँ पर समुद्र जल से जैसे जैसे हम लोग ऊंचा जाते हैं तो क्या होता है? हवा विरल होते जाती है। जैसे जैसे हवा विरल होते जाती है वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम होते चला जाता है। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग वैसे वैसे हवा का दाब कम होते जाता है। तो अब आप बताइए, क्या चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब होगा? क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में हवा नहीं है। अब जब हवा ही नहीं है तो क्या होगा? वहां पर वायुमंडलीय दाब भी जो है कम लगता है। इस प्रकार तो इतना हमने क्या देखा? हमारे ये दो प्रयोगों के द्वारा हमने समझे। अब हम लोग आगे हमारे एक वैज्ञानिक है बर्नौली, तो उनके बारे में उनका क्या प्रयोग था, क्या सिद्धांत था, उसके बारे में जानेंगे।